देखिए, आपका सूचित कर दिया जाए, ऐप अपडेट हो रहा है और क्रोम ब्राउज़र पर आज क्लास चल रही हैं, यानी कि ऐप खोलने पर क्रोम ब्राउज़र पर क्लास चल रही हैं। 2-3 दिन में सही हो जाएगा, ये अपडेट में लगा है ऐप। और जो लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्लास के तुरंत बाद ऐप पर आज की वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी। आप क्लास के बाद पढ़ लीजिएगा, इसके लिए हमें भी खेद है। अब तकनीकी समस्या है, तकनीक है, थोड़ा बहुत शुरुआती दौर में आपका समस्या आती रहती हैं, तो आपका उस समस्याओं से घबराना नहीं है। आइए देखा जाए, सीपीसी आपका चल रहा था। आइए सीपीसी में देखा जाए। जहाँ तक सीपीसी की बात है, सीपीसी को 2 क्लास में बांटा गया है, यानी कि सीपीसी को 2 खंडों में बांटा गया है। ये भी आपका इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है। सीपीसी को 2 खंडों में बांटा गया है। सीपीसी में 2 क्लास हैं। पहले क्लास में आपका कह सकते हैं कि टोटल जो भाग हैं, यानी कि पहले क्लास में जो कुल आपका पार्ट हैं, भाग हैं, वह 11 भाग हैं। यानी कि सीपीसी के फर्स्ट क्लास में 11 पार्ट हैं। इन 11 पार्टों में सेक्शन दिए गए हैं और 1, 5, 8 सेक्शन दिए गए हैं, यानी कि कुल धाराओं की संख्या 158 है। आइए आखिर इस पार्ट में, इस क्लास में क्या दिया गया है, ये पूछा जाता है। तो इस क्लास में सिविल न्यायालयों के जुरिडिक्शन, यानी कि सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का वर्णन है। क्षेत्राधिकार यानी कि सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का वर्णन है, जुरिडिक्शन का वर्णन है। क्षेत्राधिकार। दूसरी जो बात दी गई है, इसमें पक्षकारों के कुछ सब्सटेंसिव राइट, यानी कि कुछ सारभूत, कुछ आपका सारभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है। सारभूत अधिकारों का या सब्सटेंसिव राइट का वर्णन किया गया है। और तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, इसमें सिविल मामलों के कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं। प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। फिर एक बार याद रखिए, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, अर्थात इसका मतलब जो धाराएं दी गई हैं वह सिविल न्यायालयों के जुरिडिक्शन अर्थात क्षेत्राधिकार, कुछ सारभूत अधिकार और कुछ सिद्धांतों का वर्णन करती हैं। जहाँ तक धाराओं का प्रश्न है, ये जो सेक्शन में बातें दी गई हैं, धाराओं में जो बातें दी गई हैं, ये जो धाराओं में बातें दी गई हैं, ये बातें संहिता का बॉडी अर्थात संहिता का शरीर मानी जाती हैं। यानी कि धाराओं में जो चीज़ें दी गई हैं, ये संहिता का शरीर या बॉडी मानी जाती हैं। धाराओं में जो बातें दी गई हैं, ये स्टैट यानी कि ये स्थिर रहती हैं, ये स्थिर रहती हैं, ये याद रखना है। अब इन धाराओं में एमेंडमेंट या
संशोधन कौन कर सकता है? इन धाराओं में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन धाराओं में संशोधन संघ द्वारा भी किया जा सकता है, यानी कि यूनियन द्वारा भी किया जा सकता है, और स्टेट द्वारा यानी कि राज्यों द्वारा। याद रखिए, इन धाराओं में संशोधन कौन कर सकता है? यूनियन भी कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है। यानी कि ये आपका सीपीसी का फर्स्ट क्लाज बताया गया। अब आइए सीपीसी के सेकंड क्लाज को देखा जाए। जहाँ तक सीपीसी के सेकंड क्लाज की बात है, यानी कि सीपीसी के सेकंड क्लाज की बात है, अर्थात सीपीसी के दूसरे खंड की बात है। आइए सीपीसी का सेकंड क्लाज देखा जाए। जहाँ तक सीपीसी के सेकंड क्लाज की बात है, सेकंड क्लाज में क्या दिया गया है, इसको अच्छे से याद रखना है। सेकंड क्लाज में आपका फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है, अर्थात प्रथम अनुसूची दी गई है। प्रथम अनुसूची, अच्छे से इसको याद रखिए। अब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बना है कि सीपीसी में कितनी अनुसूचियां हैं। तो सीपीसी में फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है। क्यों हम एक न कह के फर्स्ट कह रहे हैं? ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है। जब सीपीसी 1908 में बनी थी, उस समय सीपीसी में 5 शेड्यूल थे, 5 अनुसूचियाँ थी। समय समय पर दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं अनुसूची को रिपील कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, और अब फर्स्ट शेड्यूल या प्रथम अनुसूची बची है। इस प्रथम अनुसूची में आपका कुल 51 आर्डर दिए गए हैं, यानी कि 51 आदेश दिए गए हैं। ये भी पूछा जाता है। इस प्रथम अनुसूची में कुल 51 आर्डर दिए गए हैं। इन आदेशों के अंदर रूल या नियमों का वर्णन है। इन आदेशों के अंदर नियमों का वर्णन है, रूल का वर्णन किया गया है। ये जो रूल हैं, ये संहिता का स्पेशल क्वालिटी हैं, यानी कि ये संहिता के विशेष गुण हैं। यानी कि ये जो रूल हैं, ये संहिता के विशेष गुण माने जाते हैं, अर्थात स्पेशल क्वालिटी माने जाते हैं। ये जो आपका कह सकते हैं कि आपका नियम है, यहाँ से देखिए। अब ये स्पेशल क्वालिटी हैं, शुद्ध रूप से या प्योर रूप से, या हम कह सकते हैं शुद्ध रूप से प्रोसीजर का वर्णन, अर्थात शुद्ध रूप से प्रक्रिया का वर्णन इन नियमों में ही दिया गया है। शुद्ध रूप से प्रक्रिया का वर्णन इन नियमों में ही दिया गया है। ये नियम गतिशील रहते हैं। गतिशील यानी कि ये नियम ही संहिता को गतिशील करते हैं, अर्थात धाराओं में दिए गए सिद्धांत अगर स्थिर हैं तो ये नियम गतिशीलता उसे प्रदान करते हैं, अर्थात धाराओं में दिए गए सिद्धांतों में ये जान फूंकते हैं, अर्थात
प्राण फूंकते हैं, आपका शुद्ध रूप से प्रोसीजर का वर्णन इन नियमों में ही किया गया है। अब समस्या ये आई कि ये जो नियम हैं, रूल हैं, इसमें अमेंडमेंट कौन कर सकता है, यानी कि इसमें संशोधन कौन कर सकता है। जहाँ तक इसमें संशोधन की बात है, इसको भी अच्छे से तैयार रखिए। इसमें संशोधन संघ द्वारा भी किया जा सकता है, आपका राज्य द्वारा भी किया जा सकता है, यानी कि स्टेट द्वारा भी किया जा सकता है, और संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय भी इन नियमों में संशोधन कर सकता है। यानी कि यूनियन कर सकता है, स्टेट कर सकता है, और संबंधित स्टेट का या राज्य का उच्च न्यायालय भी इन नियमों में संशोधन कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय पर एक प्रतिबंध लगाया गया है। वह प्रतिबंध ये है कि उच्च न्यायालय नियमों में ऐसा संशोधन या अमेंडमेंट नहीं कर सकता जो सेक्शन में दी गई बातों के विपरीत हो। फिर एक बार इसको समझिए। उच्च न्यायालय ऐसा कोई संशोधन रूल में नहीं कर सकता जो धाराओं में दिए गए प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो या धाराओं में दिए गए सिद्धांतों के विपरीत हो। आइए अब दोनों में तुलना की जाए, अब सही रहेगा। आपका एक उदाहरण द्वारा आपका कम से कम आपका सेक्शन और रूल में जो बातें हैं, एक दो उदाहरणों द्वारा देखा जाए। इसको अच्छे से आप तैयार रखिएगा। देखिए, आपका एक एक करके उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि उदाहरण आपका कैसे कवर करना है, कैसे नहीं करना है। आइए, आपका कह सकते हैं कि जो उदाहरण बताए जाते हैं, आइए पहले सामाजिक देखा जाए, तब आपका कानूनी उदाहरण देखा जाए। जैसे कि कहा जाता है तारे जमी पर, तारे जमी पर, तारे जमी पर, इसका मतलब ये हुआ कि तारों को लैंड या ज़मीन पर लाना है। अब ये जो तारे हैं, यानी कि ये जो स्टार हैं या ये जो तारे हैं, ये सेक्शन हैं, यानी कि ये धाराएं हैं। अब जब इसे ज़मीन पर उतारा जाएगा तो कैसे ज़मीन पर उतारा जाएगा, इसके लिए प्रोसीजर या प्रक्रिया का वर्णन रूल में अर्थात नियमों में किया गया है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर सेक्शन में प्रिंसिपल दिया गया है तो उसका कंडक्ट या व्यवहार नियमों में दिया गया है। फिर एक बार इसको समझिए। धाराओं में सिद्धांतों का वर्णन है, जबकि नियमों में उन सिद्धांतों को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आचरण में लाएंगे, कैसे कंडक्ट में लाएंगे, इसका वर्णन किया गया है। अर्थात सेक्शन में प्रिंसिपल हैं तो जो नियम हैं, रूल हैं, वह कंडक्ट का वर्णन करते हैं। आगे देखा जाए, आपका कानूनी उदाहरण अब देखना है। जहाँ तक कानूनी उदाहरण की बात है, कम से कम 2-3 उदाहरण कानूनी आप समझिए। जहाँ तक कानूनी उदाहरण की बात है, आइए आपका 2(9) से उठाया जाए। CPC की धारा 2(9) जजमेंट या निर्णय
निर्णय को या जजमेंट को डिफाइन करती है। इसके बाद जजमेंट कब सुनाया जाएगा, इसके बारे में प्रिंसिपल या सिद्धांत सीपीसी की धारा 33 में दिया गया है। और आपका जजमेंट, आपका सुनाने की का प्रोसीजर क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, इसका वर्णन सीपीसी के आर्डर 20 में दिया गया है। फिर एक बार इसको समझिए। सीपीसी की धारा 29 में जजमेंट का प्रावधान है, निर्णय का प्रावधान है। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, जे में तो 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि जजमेंट या निर्णय क्या है। तो डिक्री या आदेश के बेस या डिक्री या आदेश के आधारों को ही जजमेंट या निर्णय या फैसला कहा जाता है। अर्थात जब न्यायालय कोई डिक्री या आर्डर पास करता है तो उस डिक्री या आदेश के पास करने के कारणों को लिखता है, रीजन को लिखता है, बेस को लिखता है। वहीं जो आधार को लिखता है, वहीं जो बेस हैं, आधार हैं या कारण हैं, उसी को जजमेंट या निर्णय कहा जाता है। ये तो जजमेंट की डिफिनीशन हुई। अब जजमेंट के बारे में जो प्रिंसिपल दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है, वह सीपीसी की धारा 33 में है। देखिए, न्यायालय हियरिंग पूरी होने के बाद, यानी कि न्यायालय सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट सुनाएगा, निर्णय सुनाएगा और जजमेंट को फॉलो करते हुए या जजमेंट के अनुसरण में डिक्री होगी। यानी कि डिक्री कभी भी जजमेंट के अगेंस्ट नहीं होगी, जजमेंट के अनुसरण में होगी, उसको फॉलो करते हुए होगी। तो सारवान सिद्धांत या सारवान बात ये है, प्रिंसिपल ये हैं सीपीसी के धारा 33 में कि कोर्ट या न्यायालय हियरिंग के बाद जजमेंट सुनाएगा और जजमेंट को फॉलो करते हुए डिक्री दी जाएगी। अब जजमेंट सुनाने का प्रोसीजर क्या होगा, जजमेंट कैसे सुनाया जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, वही प्रक्रिया सीपीसी क्या आर्डर 20 अर्थात आदेश 20 में बताया गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब भी आर्डर पढ़िए रोमन विधि में पढ़िए। मैं बता दूं, रोमन विधि में ही आप कह सकते हैं कि आर्डर को पढ़ेंगे, रोमन विधि में ही लिखेंगे। एक और उदाहरण बताया जाए, ज़्यादा तो नहीं, एक और उदाहरण मैं बता दूं, सेक्शन 88 का। सेक्शन 88 आर्डर आपका 35 आर्डर 35 यानी कि धारा 88 और सपठित या रीड विथ आर्डर 35। देखिए, धारा 88 में इंटरप्लीडर सूट या अंतराभिवाची वाद का उल्लेख है। इंटरप्लीडर सूट अंतराभिवाची वाद में अंतराभिवाची वाद के बारे में जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, वे सेक्शन 88 में दिया गया है। अब इंटरप्लीडर सूट या अंतराभिवाची वाद कैसे दायर किया जाएगा, दायर करने का क्या प्रोसीजर होगा, इसका
उल्लेख सीपीसी के आर्डर 35 में किया गया है। अर्थात सेक्शन 88 में जो प्रिंसिपल दिए गए हैं उन प्रिंसिपलों को कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे कंडक्ट में लाएंगे, कैसे व्यवहार में लाएंगे, इस बात का उल्लेख सीपीसी के आर्डर 35 में किया गया है। इस प्रकार अभी 2 उदाहरण ही पर्याप्त हैं, आगे बढ़ा जाए सीपीसी में। जहाँ तक सीपीसी की बात है, अब अगला आपका सीपीसी में देखना है आपका प्रतिस्थापित धारा यानी कि सब्स्टिट्यूटेड आपका सेक्शन। देखिए 2 धाराएं याद रखिएगा, 89 से क्वेश्चन बनता है और आपका दूसरी धारा 35। देखिए आपका बिहार उहार कई जगह क्वेश्चन बना है और आपका इसको याद रखिएगा। सीपीसी की धारा 89 पहला क्वेश्चन 1999 में प्रतिस्थापित की गई। ये क्वेश्चन बिहार और झारखंड दोनों में बन चुका है। अगर ये पूछे कि सीपीसी की धारा 35 कब प्रतिस्थापित की गई, तो ये 2015 में की गई। अब ये पूछा जाएगा कि किसके द्वारा, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट यानी कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015। ये जो प्रतिस्थापन है 35 का 2015 में, ये केवल कॉमर्शियल कोर्ट के लिए हैं, अर्थात वाणिज्यिक न्यायालय के लिए हैं। ये पूछ सकता है। 35 पर अभी क्वेश्चन नहीं बना है, हो सकता है पूछ ले, लेकिन हमें आपका जो देखना है 1999 का देखना है। देखिए क्वेश्चन का मॉडल देखिए 1900। अब जो झारखंड ने बनाया क्वेश्चन 1999 का संशोधन या सीपीसी की धारा 89 किस समिति की सिफारिश पर प्रतिस्थापित की गई, पुनर्स्थापित की गई, पुनर्व्याख्यित की गई, तो समिति जरूर याद रखिएगा, जस्टिस मलीमथ समिति। जस्टिस मलीमथ समिति यानी कि जस्टिस मलीमथ समिति की सिफारिश पर ये सेक्शन प्रतिस्थापित किया गया। फिर जो तीसरा क्वेश्चन इसमें बना है कि इस सेक्शन को किस केस में चैलेंज किया गया। केस मैं पिछली बार भी बताया था, सेलम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड यानी कि सेलम एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन यूपीएचएस में पिछली बार बना, झारखंड में भी बना, बिहार में भी बना था। सेलम एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में इस सेक्शन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को आपका वैध माना, वैलिड माना, कॉन्स्टिट्यूशनल माना, यानी कि संवैधानिक माना। अब 35 हो सकता है पूछ ले आपका, 35 पूछे तो बता ही दिया गया है। अब कोरिलेट कुछ हो जाए, क्योंकि कोरिलेशन से भी आजकल क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। देखिए अब कैसा यूपी में क्वेश्चन बना आपका, कैसा क्वेश्चन नहीं बना है, वह धाराएं देखनी है। पहला क्वेश्चन यूपी में ये बना कि कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा अधिनियम, संविदा अधिनियम की कौन सी धारा संशोधित हैं या प्रतिस्थापित हैं। तो ये क्वेश्चन
इस बार यूपीजे में बना था। यदि कॉन्ट्रैक्ट में पूछे तो 28 मारना है। इसके बाद आपका आईपीसी में पूछा गया था। आईपीसी में कई धाराएं हैं, लेकिन हम एक धारा केवल आपको बताएंगे, और वह जो पूछा गया था आईपीसी की धारा 375, अर्थात दुराचार या रेप या बलात्संग या सीलभंग या जिना का जो अपराध है भारत में या ऑफेंस हैं, इसको नए सिरे से 2013 ईस्वी में लिखा गया है और आपका आईपीसी की धारा 375 को प्रतिस्थापित किया गया जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बनता है टीपीए से, कि टीपीए की कौन सी धारा प्रतिस्थापित हैं, यानी कि नए सिरे से लिखी गई हैं, तो आप अच्छे से तैयार रखिएगा 53, यानी कि फ्रॉड पूर्वक ट्रांसफ़र, कपट पूर्वक अंतरण, आपका आगे बताया जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है आपका, कह सकते हैं कि एविडेंस का, यानी कि साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धाराएं प्रतिस्थापित हैं, ये भी खूब क्वेश्चन बनता है। 4 धाराएं रटे रहिएगा। एक 39 है साक्ष्य अधिनियम की धारा, दूसरा 131 धारा है, तीसरी जो धारा है आपका 114 ए है, और अगली धारा 119। 4 धाराएं जरूर याद रखिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन पूरा चांस है कि आपको यहाँ से मिल जाएगा। आगे देखा जाए आपका, देखिए सीपीसी की अब सामान्य बातों में कुछ केस देखना है और आपका 1-2 सामान्य बातें बची हैं। न्यायालयों ने अपने निर्णयों के द्वारा कुछ बातें सीपीसी के बारे में बताई हैं और उन्हीं बातों को आपका अच्छे से देखना है। आइए एक एक केस को देखा जाए। कभी काल ये केस भी आपका पूछा जाता है। आइए देखा जाए। इस बार यूपीजे में ये केस आ भी गया था। मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेज सेठ हीरा लाल। पहला हम केस देखते हैं, मनोहर लाल चोपड़ा। मनोहर लाल चोपड़ा मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेज सेठ हीरा लाल। सेठ हीरा लाल। ये केस आपका इस बार यूपीजे में पूछा भी गया था। ये मुख्य रूप से केस हैं 151। देखिए आपका क्या क्वेश्चन का मॉडल पहले देख लिया जाए। किस केस में ये कहा गया कि इनहेरेंट पावर अर्थात अंतर्निहित शक्ति या सहज शक्ति या अंतर्निहित शक्ति सभी सिविल न्यायालयों में वेस्टेड हैं, अर्थात समाहित हैं, अर्थात निहित हैं। ये पूछा जाता है कि ये बात किस केस में कही गई। ये इस बार यूपीजे में ये क्वेश्चन आया था। तो मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेज सेठ हीरा लाल के वाद में ये बात स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बता दी कि अनुधारा सीपीसी का सेक्शन 151 के तहत इनहेरेंट पावर
अर्थात अंतर्निहित शक्ति अर्थात सहज शक्ति। बिहार ने सहज शक्ति बनाया था। सहज शक्ति सभी सिविल न्यायालयों में वेस्टेड हैं, निहित हैं, समाहित हैं, इसे प्रदान नहीं किया गया है। अब आपका निहित शक्ति होती क्या है, और निहित शक्ति के लिए सीआरपीसी की धारा हम देखेंगे जो पिछली बार बिहार में भी बनी थी। और निहित शक्ति के लिए थोड़ा आपको संविधान भी जाना पड़ेगा। संविधान में आपका कह सकते हैं कि आर्टिकल मुख्य रूप से 142 पढ़ना है। एक एक करके इसको थोड़ा समझिए। देखिए, एक होता है जूरिस कार्पस। जूरिस कार्पस यहाँ से उठाइए जब भी कोई पूछे आपको इंटरव्यू में। जूरिस का मतलब होता है लॉ, और कार्पस यानी कि बॉडी। बॉडी यानी कि शरीर। इसका मतलब हुआ विधि का शरीर। लेजिस्लेचर या विधायिका चाहे कितना ही बड़ा कानून क्यों न बना ले, अर्थात भले ही बिग एक्ट बना दे, कोड बना दे, लेकिन विधायिका के लिए, लेजिस्लेचर के लिए यह संभव ही नहीं है कि वह सभी समस्याओं का समाधान उस एक्ट या कोड में करे। यानी कि विधायिका के लिए यह संभव नहीं है कि वह सभी समस्याओं का समाधान अधिनियम या संहिता में कर सके। अतः चूँकि जूरिस कार्पस का भी यहाँ मतलब समझिए, न्यायालयों को विधि का शरीर कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें कानून में नहीं लिखी रहती, न्यायालयों में ये शक्ति निहित रहती हैं, वेस्टेड रहती हैं, समाहित रहती हैं कि न्यायालय उस विषय के बारे में जो उचित हो, जस्ट हो, वह कर सकें, वह निर्णय दे सकें। और यही शक्ति सीपीसी की धारा 151 में, ये पिछली बार यूपीजे का क्वेश्चन है, सभी सिविल न्यायालयों में वेस्टेड हैं, प्रदान की गई है, ना मार दीजिएगा, यही पूछा गया था। प्रदान की गई हैं कि निहित हैं, तो प्रदान नहीं की गई हैं, वेस्टेड हैं, निहित हैं, समाहित हैं। और इसी को बिहार ने सीआरपीसी में जाकर पूछा कि सहज शक्ति या अंतर्निहित शक्ति या इनहेरेंट पावर किसमें निहित है। सेक्शन पूछा तो सेक्शन पूछे तो 482 सीआरपीसी के तहत केवल और केवल कह सकते हैं। निहित किसमें है, तो आपका हाई कोर्ट में, यानी कि केवल उच्च न्यायालय में यह शक्ति निहित है। अगर संविधान का पूछे तो आप संविधान में मारिएगा, और भी हैं लेकिन एक अनुच्छेद ज़रूर याद रखिए, 142 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट में इनहेरेंट पावर वेस्टेड हैं। सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कि न्याय के लिए वह कुछ भी कर सकता है। ये पावर प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में वेस्टेड हैं, निहित हैं। आइए आगे देखा जाए केस। एक दो केस और महत्वपूर्ण है, सामान्य बातें समाप्त हो, ताकि अब सेक्शन पर एविडेंस में कल से आ ही जाएंगे और सीपीसी में भी कल से सेक्शन पर आया जाए, ताकि आपका कोर्स भी आगे बढ़े। देखिए, आपका जहाँ तक आपका कह सकते हैं कि जहाँ तक आपका अगले केस की बात है, स्मिथ वर्सेज इंडियन टेक्सटाइल। स्मिथ वर्सेज इंडियन टेक्सटाइल के वाद में
यह निर्णय दिया गया कि यह संहिता विदेशियों अर्थात फॉरेनर पर भी लागू होती है। स्मिथ वर्सेज इंडियन टेक्सटाइल। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण केस हैं, मोहम्मद अजूम खां वर्सेज मुमताज़ अली खां। मोहम्मद अजूम खां वर्सेज मुमताज़ अली खां देखिए, अगर सीपीसी में मान लीजिए सीपीसी में कोई प्रावधान है और कोई प्रावधान स्पेशल लॉ या विशेष